सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी 76 क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब हमने 51 क्वेश्चन से शुरू किया था एंड 76, क्योंकि जो पहले 50 क्वेश्चन होते हैं आपको पता ही है पेपर 1 के होते हैं। तो ये जो काउंटिंग चल रही है, ये आंसर जो की है रिस्पॉन्स शीट है उसमें से है ये। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के हैं एंड हमने 51 से लेकर 76 तक पेपर 2 के क्वेश्चंस कर लिए थे एंड आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे 77 से। एंड जैसे हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, जहाँ जहाँ कोशिश में कर पाई थी वहाँ मैंने आपको ट्रिक से याद भी कराया था काफ़ी सारी चीज़ें। तो जिसने नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लेना। तो आ जाओ इस पे। 77 क्वेश्चन क्या कहता है, जो येज़ादी जीनोसाइड है वो इस्लामिक स्टेट ने किया था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से याद रख लो, अगली बार पूछा जाए कि अच्छा जो येज़ादी जीनोसाइड हुआ था वो किसने किया था, तो इस्लामिक स्टेट ने किया था। इस्लामिक स्टेट में भी किसका ये अटैक था? आईएसआईएस का अटैक था। ठीक है, तो आईएसआईएस ने अटैक किया था किस पे? इराक पे अटैक किया था। ठीक है, और जब आईएसआईएस ने अटैक किया था इराक पे, तो वहाँ पे येज़ादी कम्युनिटी जो थी उसको मारा गया था, मतलब उनका नरसंहार किया गया था बहुत बड़े लेवल पे। तो ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपको उसके बिहाइंड की स्टोरी भी पता होना चाहिए कि अगली बार अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये ईयर ना पूछे, ये पूछ ले कि ये जाडी से जेनोसाइड किसने किस पे किया था। सब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस साल में ये हुआ था ये जीनोसाइड? किस साल में इस कम्युनिटी को आईएसआईएस ने अटैक किया और इनको बहुत बड़े लेवल पे उनको मारा गया? तो वो थे 2014। तो 2014 की ये बात है। तो ऐसे याद रखो, जब बीजेपी सरकार आई थी इंडिया में तो उस टाइम पे वहाँ पे इराक में नरसंहार हो रहा था ये जादी कम्युनिटी का, उनको बड़े लेवल पे मारा जा रहा था बाय आईएसआईएस। ठीक है, और वैसे इसको आईएसआईएस का पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया गया, पर ऐसा माना जाता है कि आईएसआईएस ने अटैक किया था, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट्स ने किया था ऐसा बोला जाता है। ठीक है, देन और यूएन ने इस अटैक को पहले जीनोसाइड डिक्लेयर किया 2015 में। तो ये दो फैक्ट्स हो गए। सो हुआ कब? हुआ को 2014 में, और इसको डिक्लेयर कब किया गया कि ये एक जीनोसाइड है? वो यूएन ने डिक्लेयर किया 2015 में। तो ये दो फैक्ट्स, मतलब इसका मैंने आपको एक पीवाईक्यू करा दिया और एक एफवाईक्यू करा दिया, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो या फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बोल सकते हो, कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएंगे तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईपीटी का क्वेश्चन है, और सावरकर के जो इवेंट्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब जो सबसे पहले उनकी लाइफ का इवेंट था और जो सबसे आखिरी इवेंट था, तो शुरू से लेकर लास्ट इवेंट उनकी लाइफ का था वो। ठीक है, अब बहुत बच्चों को अगर ये नहीं पता, और बहुत लोगों को लगेगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चाहे आपको नहीं भी पता ना कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट स्टिल लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा सावरकर जब मर गया होगा वही उसकी लाइफ का लास्ट इवेंट होगा, राइट? तो वो ई ऑप्शन लास्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये आपके चार ऑप्शन, चारों में ही ई, तीनों में ही ई है, पर ऐसा नहीं है। और ये देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उनकी जो मूर्ति है, सावरकर जी की मूर्ति इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद में लगाई गई, सेंट्रल हॉल में संसद के। तो क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट है वो सावरकर जी की मूर्ति उनके मरने से पहले ही लगा देगी? नहीं ना। जब किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता है उसके जाने के बाद, तो पार्लियामेंट उनकी याद में उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और सावरकर तो बहुत कट्टरवादी थे, वो तो इतना ज्यादा विरोध वगैरह करते थे, तो क्यों पार्लियामेंट लगाएगी उनकी मूर्ति उस टाइम पे, राइट? और ये अगर मैं सावरकर की डेट की भी बात करूँ तो 1996 में उनकी डेथ हुई थी, और ये मूर्ति पार्लियामेंट में 2003 में लगाई गई है। तो अगर आप इतना भी लॉजिक लगा लेते तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता आराम से। ठीक है, अब आप बैक तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली। और आप क्या मतलब 90% लोगों ने ये किया होगा कि जो सावरकर पास्ड अवे लास्ट में है, तो ई जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ में से वो कोई ऑप्शन लगा के आए होंगे पक्का। फर्स्ट सोचा होगा, सेकंड या फोर्थ सोचा होगा, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन था। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन छोड़ो, अब तो बैक टाइम मशीन में पीछे नहीं जा सकते, हमारे पास डोरेमोन भी नहीं है। सो हम क्या कर लेते हैं, इनको पांचों ऑप्शन को याद कर लेते हैं, ताकि अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए सावरकर से रिलेटेड या इस लाइफ इवेंट से कोई और लाइफ इवेंट कभी पूछ ले तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं FY की, कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो सावरकर लंदन में अरेस्ट हुए। ठीक है, इसको याद रख लो कि सबसे पहले वो अरेस्ट हुए लंदन में। तो जब वो अरेस्ट हुए तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ा कोर्ट है, ठीक है, उसने सावरकर के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। ठीक है,
कि सावरकर को जो ये लंदन जेल में रखा गया है, तो इस पे उन्होंने डिसीजन सुनाया। और जब परमानेंट कोर्ट ने जो इंटरनेशनल लेवल पे परमानेंट कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, उसके बाद उनको लंदन से शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, रत्नागिरी जेल में। ठीक है, रत्नागिरी जेल में शिफ्ट करने के बाद फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जो थे सावरकर की मृत्यु हो गई, और फिर उनके बाद उनकी याद में पार्लियामेंट ने ये लगाया। ठीक है, तो एबीसी तो हमेशा पहले से क्रोनोलॉजी में थे, और आप इसको कॉमन सेंस में भी अगर सोचो तो उसको क्रोनोलॉजी में याद रख सकते हो कि वो पहले लंदन गए थे तो लंदन में अरेस्ट हुए। अब लंदन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का बाउंड्री है, हमारा बाउंड्री नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट उस पर कोई डिसीजन देगा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दिया तो फिर उनको नेशनल मतलब इंडिया वापस लाया गया और रत्नागिरी जेल में डाल दिया कि लंदन की जेल वाले कब तक रखेंगे, इंडिया का पर्सन है तो इंडिया की जेल में रख दो। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनका पोर्ट्रेट बहुत सालों बाद उनकी याद में पार्लियामेंट में भी सेंट्रल हॉल में इंस्टॉल किया गया था हाल ही में 2003 में। ठीक है, तो ये हो गया। बस इसमें आपको ईयर्स याद नहीं रखना है, इसका एक क्रोनोलॉजी याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। और क्रोनोलॉजी के अलावा एक तो आपको ये लाइफ इवेंट सीक्वेंस में याद रख लो, दूसरा ये याद रख लो कि वो लंदन में भी अरेस्ट हुए थे, फिर उनको शिफ्ट रत्नागिरी जेल में किया गया था। तो अगली बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ सावरकर को कहाँ अरेस्ट किया गया था, कौन से इंटरनेशनल ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ पे सावरकर को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया। तो लंदन, यूके, यूएसए, ये सब लिखा होगा वहाँ पे, तो आप लंदन पे टिक कर सकते हो। दूसरा उनको बोला जा सकता है कि इंडिया की कौन सी जेल में सावरकर को रखा गया था। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये भी याद रखना है रत्नागिरी से। तो ऐसे फ्यूचर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये पूछ ले कि इसका तो ये नहीं पूछेगा कब किया, क्या किया, पर ये पूछ सकता है कि सावरकर की डेथ का, जैसे मार्क्स की डेथ का पूछ लिया था शायद कुछ साल पहले, मार्क्स था या कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर था, उनकी डेथ पूछ ली थी कि कौन से साल में हुई। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा 66 कि ठीक है। तो वैसे भी सावरकर जी तो मतलब महान थे, वो तो छक्के पे छक्के लगाते रहते थे, एकदम सिक्सर जाता था उनका, कोई भी डिसीजन होता था वो सिक्सर जाता था। तो 66 याद रह जाएगा कि 2 6 6 ऐसे करके छक्के लगाते थे। ठीक है, छक्के मतलब वो क्रिकेटर नहीं थे, मतलब कि बोलते हैं ना कि ऐसा डिसीजन लिया कि सिक्सर ही मार दिया। तो 6 से उनको याद, आपको याद रह जाएगा कि उनकी मृत्यु हुई। और 2003 में उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में डाला गया, लगाया गया। तो ये यही भी आप डेट इंपॉर्टेंट है याद, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। ठीक है, देखना हो तो फिर भी आप एक बार गूगल से देख लेना, वैसे मैं भी बता सकती हूँ 1910 है एक का, आपका एक 11 है, एक का 24 है, ऐसे करके भी है। सो इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सो आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमेशा मैं तो क्या ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कोई याद नहीं करता, 53 चीफ जस्टिस हैं अभी तक, तो 53 के 53 तो याद नहीं हो पाते, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ट्रिक से या कैसे भी करके अगर याद हो जाता है, फर्स्ट 10 याद करते हैं। और ज़्यादातर मैंने लास्ट 10 याद कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट 10 और आखिरी 10 मैं याद रखती हूँ हमेशा कि भाई कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। पर इस बार इन्होंने जो बीच के हैं ना, 20 से लेकर 40 तक के बीच के, या फिर 11 से लेकर 20, तो ये वाले पूछ लिए थे बीच बीच के। ठीक है, तो अब एटलीस्ट हम सारे याद नहीं हो पा रहे, अगर याद हो पा रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। कोई आपने कहानी बना ली, ट्रिक से याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहे तो आप क्या करो, जो एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में आए हैं उनकी क्रोनोलॉजी आप याद कर लो। ठीक है, जैसे कबीर है, आर एम लॉरा है, एंड ए एस ठाकुर है, एंड के जी बालाकृष्णन है। तो ये आपको टेन्योर याद नहीं रखना। ऑब्वियसली अगर आपको उनकी क्रोनोलॉजी याद है तो आपको काउंटिंग तो आती है, तो जो सबसे पहले आया तो उसकी वो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ईयर के लगा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारे आए थे कि इस वाली क्रोनोलॉजी में के जी बालाकृष्णन। ठीक है, के जी बालाकृष्णन के बाद हमारे आए थे कबीर। ठीक है, कबीर जी के बाद हमारे आए थे आर एम लौड़ा, एंड देन यहाँ पे आए थे ठाकुर जी। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, ये कृष्णा है, फिर ये कबीर है, देन एल टी से याद रख लो, या लोथा कर लो, तो लो था ऐसे करके। ठीक है, तो वैसा करके कुछ आप याद कर सकते हो, या ऐसे वैसे थोड़ा सा ट्रिकी नेम भी है बी वाला, तो सो वैसे मतलब कुछ भी फनी सा आप अपने आप से सोच सकते हो। तो अगर ये 1 है, फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले ये बने थे, तो इनमें से सबसे पुराना ईयर कौन सा है, 2007 है, राइट। तो अगर 2007 सबसे पुराना है और ये सबसे पहले बने हैं इन चारों में से, तो ये ऑब्वियसली A3 से मैच हो जाएगा। और ये सेकंड नंबर पे बने हैं, मतलब 7 के बाद क्या आता है, काउंटिंग अगर हम गिने तो 12 आता है, तो ये 2 से इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, 3 किससे हो जाएगा, 3 आपका 14 से हो जाएगा, और ये आपका 15 से हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको धाकुर भी बोल सकते हो, जैसे ठाकुर है ना, तो धाकुर, वैसे इसके इन दोनों के बीच में दत्तू भी है। ठीक है, तो ऐसे हैं लौड़ा, दत्तू और ठाकुर है। ठीक है, तो ऐसे हैं ये 3। तो इनके तो मैंने क्रोनोलॉजी एटलीस्ट जो जो पेपर में आया उनके आसपास के मैंने नाम याद कर लिए थे, तो ये और फिर ये आए थे। तो मैंने LDT या LCD बोलते हैं, जैसे हम LDT ऐसे करके कुछ याद रखा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है,
अभी है क्वेश्चन नंबर 80। ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने वोट किया था, कब किया था, तो पहले तो ये याद रख लो। अगली बार आपके आजकल बताया आपको ईयर, और ईयर तो छोड़ो, पहले तो ईयर पूछते थे, अब तो मंथ भी पूछने लग गए हैं। अब कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पूरा इतना बड़ा याद नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में मंथ और ईयर है वो आ जाएगा। तो अगर जैसे अक्टूबर 2025 दे दिया, नवंबर 2025, दिसंबर 2025, तो एटलीस्ट ये नवंबर याद रहेगी डेट। तो नेक्स्ट FYQ में अगर आ गई फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में, तो ये आप कर पाओगे। पाकिस्तान पार्लियामेंट ने वोट किया था कि जो आर्मी चीफ है, न्यू पावर्स एंड लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी उनको अरेस्ट और परसिक्यूशन से। मतलब उनको कोई मार भी नहीं सकता, परसिक्यूट नहीं कर सकता, ना ही आर्मी चीफ को कोई अरेस्ट कर सकता है। उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली है, उनकी पावर का वो कैसे मर्जी उपयोग कर सकते हैं। तो वो इम्यून है, इम्यूनिटी मिली है। तो ऐसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने बोला था। और क्योंकि इसमें अगर हम बिकॉज लगाए, क्योंकि जुडिशरी जो है पाकिस्तान की वीक है, इसलिए ऐसा हुआ। तो पार्लियामेंट का डिसीजन और जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, दो अलग चीजें हैं। तो पहली बात तो ये रीजन होगा ही नहीं। मतलब अगर हम बोले कि ये दोनों करेक्ट है और ये इसका रीजन है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट और जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है कि जुडिशरी वीक है तो पार्लियामेंट ने ऐसा किया, नो। ठीक है, अब बचा 1, 3 और 4। तो पहले तो हम ये पता लगा लें दोनों सही भी हैं कि नहीं। तो देखो आपको पता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी वीक है, तो ये तो सही है, तो मतलब ए तो करेक्ट होगा, तो 4 भी हट गया। अब बात जाते हैं 1 और 3 में। अब देखना है आर करेक्ट है कि नहीं। अगर आर करेक्ट है, सो सॉरी 2 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों की आपस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, 1 आप क्रॉस कर देंगे। सो इसका रीजन तो ये करेक्ट नहीं है, तो 1 नहीं होगा, गलती से मैंने 2 पे कर दिया था। एंड 2 करेक्ट होगा, क्योंकि आर भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमें पता है कि जुडिशरी जो है पाकिस्तान की वीक है। तो ये 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है एंड दोनों में आपस में कोई लेकिन लिंक नहीं है। और ऐसा सच्ची में हुआ था कि अभी 2025 में कि जो वहाँ के आर्मी चीफ थे उनको फुल पावर दे दी गई थी, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन से इम्यून कर दिया गया था। और अगर मैं आपको इनका नाम भी बताऊं, तो उनका नाम था फील्ड मार्शल आसिम मुन्नीर। तो ये बहुत न्यूज़ में भी रहे थे इस चीज़ के लिए, आसिम मुन्नीर था जिनके लिए ये पूरा वोटिंग वगैरह हुआ था। अब ये भी इसी क्वेश्चन था, अगर आपको अफ्रीकन यूनियन का पता है। तो अफ्रीकन यूनियन तो देखो आपको डी का 1 है 3 ऑप्शन में। अब अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर्स है, ऑल्दो इन्होंने 54 दिया, लेकिन क्लोजेस्ट यही है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना, आसियान में क्या है, 10 मेंबर हैं। ठीक है, तो क्या किया, आसियान में 10 मेंबर है सोच के सबने सी का 4 कर दिया होगा। ठीक है, बल्कि जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आसियान का जो रीजनल फोरम है, आसियान में तो 10 है, लेकिन आसियान के रीजनल फोरम में 27 मेंबर्स है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, सी का 2। तो ये दोनों आपके करने थे करेक्ट। ठीक है, और इनके जो आपको जितने जो पीवाईक्यू में एटलीस्ट आया, उनके आपको मेंबर नेशंस के जो नंबर है वो याद होने चाहिए। और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी याद होने चाहिए, जैसे ईयू में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, बाकी सब जो सार्क में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें है आपके 10 मेंबर्स। ठीक है, तो इको इको में मान लो, जो इको में जो 0 आ रहा है वो 10 के लिए आ रहा है, तो वैसे थोड़ा सा याद रख लो। एंड काउंसिल ऑफ यूरोप, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उसमें आपके काउंसिल ऑफ यूरोप में 47 है। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप 47, 2-3 बार बोलोगे रटोगे तो याद हो जाएगा। अब ये बहुत आर्बिट क्वेश्चन है, ये ऐसे अननोन क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। बस ये जो एटलीस्ट पीवाईक्यू में आया याद कर लेते हैं कि यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल का एक प्रपोजल रखा गया था, और 1947 में, जब हमें आज़ादी के टाइम की ये बात है। तो वह ये जो प्रपोजल था वो किसने रखा था, एडवोकेटेड, मतलब किसने फेवर किया था इस प्रपोजल को, या किसने शुरुआत की थी। तो यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल का जो प्रपोजल है वो इनमें से किसने रखा था। तो आपको कोई लगेगा कि शायद बंगाल का है तो कोई बंगाली नाम होगा, तो बंगाली नाम से उनके सबको दास वगैरह याद आएगा, पर नहीं। इसका जो आंसर है वो है अबुल हशीम, क्योंकि चित्तरंजन दास जो थे वो 1925 में ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो ऑब्वियसली 47 में कैसे ही रखेंगे। अबुल हाशिम इसका करेक्ट आंसर है। दिसाई साहब तो वो दिसाई लियाकत पैक्ट वाले हैं, तो ये दिसाई लियाकत पैक्ट है। और ये तो फिर आपका जो ये है ये पंजाब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इनका इनमें कोई रोल नहीं है। सिकंदर जो है, सिकंदर आप ऐसे पंजाबी नाम सोच सकते हो, तो पंजाबी जो पंजाबी पाकिस्तानी है उनसे रिलेटेड है। तो ये इसका आंसर नहीं था कोई भी, बस अबुल हशीम याद रखना नेक्स्ट टाइम कि बंगाल का ये प्रपोजल किसने रखा था, अबुल हाशिम ने। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे आपको जो जो मैं बता रही हूँ इंडियन क्रोनोलॉजी तो याद कर लेना, सीजीआई की थोड़ी बहुत जो एटलीस्ट पीवाईक्यू में आई है। अटॉर्नी जनरल का भी अब पूछ रहा है, इससे पहले लोकसभा का स्पीकर था
लोकसभा स्पीकर्स की, देन उसके अलावा भी हाँ एक फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की। तो ये अभी तक हमने पढ़ी हैं, तो एटलीस्ट इन सब का आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, ठीक है। सीजीआई का पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो जो आए हैं वो लोकसभा और फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल का सारा याद रखना है। याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वैसे आता तो हर बार ही है। लेकिन जैसे लोकसभा स्पीकर की तो मैंने आपको ट्रिक भी याद करवा दिया सारे, तो वो तो आप देख लेना। फाइनेंस कमीशन का भी मैं ट्रिक कर याद करा दूंगी पेपर से पहले। अटॉर्नी जनरल का भी अगर मैं ट्रिक बनाऊंगी, अगर बन जाते हैं तो वो भी याद करा दूंगी। सो देखो सबसे पहले तो आपका इनमें से अगर हम इसको करें तो अटॉर्नी जनरल का एक आर्टिकल भी याद रख लो, कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76। तो इससे रिलेटेड एक ये पहली चीज हो गई। FIQ आप मान लो, ठीक है, ऑल दो ये PYQ भी है, FIQ भी मान लो। अब ये जो ये इनके ये नाम है, इनको आपको लगाना है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार ज्यादातर क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे गए थे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपका कि जो सबसे पहले आया वो नहीं, जो सबसे लेटेस्ट आया, जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले आएगा। तो लेटेस्ट से हम शुरू करेंगे और ओल्डेस्ट तक जाएंगे कि सबसे पहले कौन बना, इनमें से सबसे पहले कौन बना। वैसे तो वैसे तो सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो सीतलवाड़ थे, है ना। फिर उसके बाद आपके आए थे धपत्री आए थे, हाँ धपत्री। फिर उसके बाद आए थे आपके नारायण दे। तो ये था आपका, तो ये आपके नारायण दे थे यहाँ पे, ठीक है। सो ये सबसे पुराने हैं, इनमें से तो सबसे पुराने यही हैं, क्योंकि टॉप 3 में आते हैं ये। तो सबसे लास्ट में आपका जो है ओल्डेस्ट अगर देखते तो सी होना चाहिए। सी सबसे आखिरी में कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे। तो ये 1 हो जाएगा। अगर आपको टॉप 3 भी याद होते तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ उल्टा चलूँ, तो नारायण दे के बाद इस सीक्वेंस में गुप्ते बने थे, और ये फोर्थ ही है, ठीक है। अगर टॉप फोर्थ की भी बात करूँ तो गुप्ते आएंगे, गुप्ते के बाद सिन्हा आएंगे। तो ई फिर डी, ये टॉप 5 में ही है, टॉप 5 में ही आपके आंसर छुपा था। फिर उसके बाद बहुत बाद में जाके प्रसारण है, और प्रसारण के बाद आपके देसाई हैं, ठीक है। इनके बीच में सौरभ जी भी हैं और बनर्जी भी हैं। सौरभ जी बनर्जी तो बहुत बार बने हैं अटॉर्नी जनरल, दोनों ही। एक सोली सौरभ जी और एक मिलन बनर्जी है, हाँ ऐसा ही है, मिलन और सोली। तो ये तो काफी बार बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल, कम से कम ये दो 3 बार ये बने हैं, 3 बार ये भी बने हैं, एटलीस्ट 2 बार तो बने, आई गेस 3 बार बने हैं ये दोनों। तो वो भी एक बार आप अटॉर्नी जनरल की एक बार सीक्वेंस देख लेना। अगर याद नहीं हो रहा तो आप क्या करना, एग्जाम जिस दिन एग्जाम है ना, तो वो एक बार सुबह एक बार उस पर नजर मार लेना, या एग्जाम से एक दिन पहले रट लेना। तो फिर आपको याद रह जाएगा, एटलीस्ट आपको कौन सा हमेशा के लिए याद रखना है। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लो, और फिर अगले दिन अगर थोड़ा बहुत भी याद रह जाता है आगे पीछे तो वो हो जाएगा, है ना। अभी याद करोगे फिर 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद दोबारा भूल जाओगे। या फिर ये कर सकते हो कि अभी आपने आज याद किया, फिर सारी क्रोनोलॉजी आज एक बार ही देख ली, फिर कल भी सुबह नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार क्रोनोलॉजी पढ़ ली, या रात को सोने से पहले या सुबह कभी भी आपका मन करे। फिर ऐसे करते करते जब लास्ट डे बचेगा, 10 दिन 15 दिन जो भी बचेंगे, उसमें आपका ये रिवाइज हो जाएगा। 10 दिन को कोई बात, अब एक ही चीज को देख रहे हो बार 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 बार, फाइनेंस कमीशन का रोज पढ़ रहे हो, कितना ही टाइम लगेगा, एक बार ही पढ़ लेनी है, याद मत करो, एक बार ही पढ़ लो। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा, कि बस एक बार ही देख लेना सबके नाम, सारी क्रोनोलॉजी, सिर्फ अटॉर्नी जनरल की नहीं जितनी मैंने बताई। लोकसभा स्पीकर को तो मैंने पूरा ट्रिक याद करवा दिया है, तो उसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको बस एक बार ही देखो कि याद रह जाएगा। फिर ऐसे करते करते अगर आप लास्ट डे तक, अगर आप रोज एक एक बारी नजर मार लेते हो, तो आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा याद रह जाएगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 84। तो सितंबर 2000 में, तो पहला तो FIQ यहीं से बन जाएगा कि कौन से ईयर में हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी इंडियन डायस्पोरा पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाई लेवल कमेटी कौन से साल में बनाई गई थी इंडियन डायस्पोरा के लिए, और आपको ईयर ऑप्शन में आ जाएंगे। तो सितंबर 2000, ये तो यही याद रख लो, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। एंड देन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी, अब ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो था ऑप्शन नंबर 1, LM सिंघवी, ठीक है। तो LM सिंघवी के नेतृत्व में ये इंडियन डायस्पोरा की हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पे इन्होंने स्टेटस ऑफ NRI डिस्कस किया था, NPIOs डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये आपको इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, बस मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन बताए उसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। वैसे भी देखो इन चारों में से हाई लेवल का नाम कौन सा है, LM सिंघवी है ना, सिंघवी का LM सिंघवी की हम कमेटी भी पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे आपको उस कमेटी से थोड़ा बहुत इसको याद रख लेना। आप डायस्पोरा को ऐसे भी कर सकते हो, डायस आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं अगर मैं इमेजिनेशन जैसे तारे जमीन पर वाला करूँ, तो पोरा, डायस्पोरा की स्पेलिंग अगर मैं ऐसे लिखूं, तो मुझे ये 3 0 याद रहेंगे हमेशा, कि इसके ईयर में 3 0 आ रहा है, तो 2000 ऐसा भी याद कर सकते हो। तो अब स्पेलिंग ही अलग सी बना लो, डायस्पोरा ऐसे याद रखो आपसे।
तो ये आपकी हर साल ऑब्वियसली लोकसभा राज्यसभा की सीटें पूछता है, या अगर लोकसभा राज्यसभा की नहीं पूछेगा तो एससी एसटी की पूछेगा, जैसे जून 2025 में एससी एसटी की पूछी थी लोकसभा की सीटें। इस बार राज्यसभा और लोकसभा की स्टेट वाइज सीटें पूछी हुई हैं। तो ये एटलीस्ट आप एक दो जगह ना लिख लो, और अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं आप बोलोगे मैम इतनी सारी क्रोनोलॉजी, पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा, रट्टाफिकेशन, अदरवाइज टीआरएफ मुश्किल हो जाएगा अगर हमने सारा ही क्रोनोलॉजी छोड़ दिया, स्पेशली पॉलिटी से। पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उसको याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें बस आपको ये काउंटिंग मैंने कहा आपको आती है, तो आपको काउंटिंग याद तो रखनी नहीं है कि किसकी कितनी सीटें हैं एग्जैक्ट, बस आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहेगा तो आप काउंटिंग के हिसाब से लगा सकते थे। अगर मैं बोलूँ लोकसभा की, तो लोकसभा में सबसे पहले आपका यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका बिहार आता है, बिहार के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, गुजरात, फिर आंध्रा, फिर राजस्थान, फिर जाके कहीं उड़ीसा आता है, यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये वाली देखें, इस तरफ वाली लोकसभा की सीटें देखें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, तो अगर हम लोकसभा की सीटें भी देखें तो उससे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इधर वाली अगर ना भी देखें, अगर राज्यसभा की भी याद रखनी है तो वो भी कर लो, अगली बार हो सकता है कि लोकसभा की ना पूछे, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की पूछ ले, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 आपको याद रखनी है बस, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स की नहीं, टॉप 10 याद रख लो। और फिर ये याद रख लो कि जो नॉर्थ ईस्ट की है उनकी सबसे कम कम सीटें आखिरी में, दो एक एक ऐसे करके हैं, तो वो आप आराम से लगा लोगे कि सबसे कम नॉर्थ ईस्ट में है लास्ट में। सो ये आपका, अगर मैं यूपी भी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है यहाँ पे टॉप 3 में। और इनमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 है ना, यानी कि ए का आपका 3 ही होना चाहिए, और ए का 3 आप ढूंढ लो कहीं, ये रहा थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। वैसे आपका वेस्ट बंगाल के बाद क्या है, बिहार है, तमिलनाडु, बिहार तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तमिलनाडु, तो 42 से थोड़ा सा नंबर कम कौन सा है, 39, तो इसका 39 हो जाएगा, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा 4, तो बी का 4 इसमें दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो वैसे याद कर लेना, मैंने आपको तो टॉप 10 बता दिया है, टॉप 10 आप इसको याद कर सकते हो, कि जैसे यूपी जो है, यूपी वाले महान होते हैं, तो महाराष्ट्र, तो यूपी महान है और वो हार नहीं मानता, ऐसे करके कुछ, या वो नाटक करते रहते हैं। अब फिर से सीजीआई का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक ही शिफ्ट में आप 2 बारी सीजीआई का क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वो भी एकदम शुरू या आखिरी में से नहीं कि लेटेस्ट वाले पूछ ले या शुरू वाले कुछ पूछ ले, बीच के, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो एक तो हरीलाल कानिया हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, हरीलाल कानिया। अब बहुत सारे लोग हरीलाल कानिया को इस वाले कानिया से कंफ्यूज कर लेंगे, जो कि नहीं करना है, एमएच कानिया बहुत बाद में बने थे, आई गेस 20 या 20 भी नहीं, 21 नंबर पे बने थे शायद, सो वैसा। और ये कृपाल जी तो आपका 31 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सो मैंने वैसा याद किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें भी ऑब्वियसली सबसे पहले आपका, क्योंकि आपको लगाना है इसको असेंडिंग में, शुक्र है डिसेंडिंग में नहीं लगाना, असेंडिंग मतलब जो सबसे पहले बना था। अगर आप इनको हरीलाल कानिया भी समझ लेते कि भाई पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरीलाल कानिया और वो यही कानिया है, फिर भी आपका आंसर सही हो जाना था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्दो ये वो वाले कानिया नहीं है, ठीक है। ये 20 के बाद कहीं आते हैं, 21-22 के बाद, तो यहाँ पे सी सबसे पहले होना था, तो ये यहाँ पे 2 में दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आना था शर्मा। अब ये एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। जो कानिया थे ना वो शर्मा गए, मैंने ऐसे कुछ याद किया हुआ है कि जब कानिया दूसरी बार बने तो वो थोड़े से शर्मा गए, तो ये वाला आ गया सी और डी। फिर उसके बाद अहमदी आए थे, ठीक है। इनके बीच, इन दोनों तीनों के बीच में 2-3 और हैं, फिर बीच में अहमदी है, ठीक है। अहमदी के बाद आपका ए और बी है, खरे और कृपाल, ठीक है। तो कृपाल तो 31वां बहुत दूर है, तो यहाँ पे आपका सॉरी पहले कृपाल है फिर खरे है, ठीक है। तो कृपाल फिर खरे, सो ये था आपका करेक्ट ऑर्डर, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। सो एटलीस्ट आपका ये पांचों का आपको क्रोनोलॉजी याद कर लेना है, और जिससे पहले 5 है उनका क्रोनोलॉजी याद कर लेना है, और उनका मतलब देख लेना नंबर, उन ऐसा करना, ये 5 नाम और वो 5 नाम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे, इनको एक जगह क्रोनोलॉजी में ये 10 नाम लिख लेना। तो एटलीस्ट इसी के आसपास अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब इन 10 में से कोई ऑब्वियसली 3-4 नाम फिर से रिपीट तो होंगे, 10 के 10 नहीं, लेकिन आई एम 100% श्योर अगर अगली बार चीफ जस्टिस पूछता है तो इन 10 नाम से कम 2 या 3 नाम वो रिपीट करेगा, और आपको 2-3 भी पता होते हैं तो आपका एक सही ऑप्शन चारों में से एलिमिनेशन से निकल जाता है, राइट। तो उन 10 ऑप्शन की क्रोनोलॉजी लिख लेना, इसकी और उसकी अलग अलग मत लिखना, एक साथ लिखना कि कौन सा पहले क्या है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। देन और लेटेस्ट वाले तो आपको याद होने ही चाहिए, और शुरू के 4-5। तो सुनजू है, सुनजू ने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर मैकेवली ने भी लिखी थी, और उनकी आर्ट ऑफ वॉर अलग है, और सुनजू की उनसे मैकेवली से भी पहले आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने अलायंसेस को और अपोनेंट्स को स्ट्रैटेजी बताई थी, एंड दैट इन्वॉल्व साइकोलॉजी एंड परसेप्शन, कि जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, जब भी अपोनेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, कि अपोनेंट की स्ट्रैटेजी को वो अटैक करते हैं
कि अपोनेंट की स्ट्रैटेजी को अटैक करने के लिए और अलायंसेस की स्ट्रैटेजी को अटैक करना अगर हमें पड़ता है तो साइकोलॉजी और परसेप्शन का खेल होता है पूरा, कि नजरिया क्या है, वो लोग सोच क्या रहे हैं, उन सब का खेल होता है। ये इसी को वो आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, कि वॉर में वही जीतेगा जो साइकोलॉजिकली और उसका परसेप्शन देखने का नजरिया अच्छा होगा, जो उसके परसेप्शन और साइकोलॉजी को अटैक कर पाएगा। तो ये आर्ट ऑफ वॉर में ये किताब में उन्होंने बोला था। ठीक है, तो यस ये बोला था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इतना स्ट्रेस दिया। अगर ये गलत स्टेटमेंट होती तो मैं इतना ज्यादा नहीं समझाती। तो हो सकता है कि FYQ में आपसे पूछ ले कि सुनजू का आर्ट ऑफ वॉर किसकी बुक है, और ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दे। अगर मैकेवली दिया हुआ तो मैकेवली टिक कर देना, लेकिन अगर मैकेवली नहीं दिया हुआ, सुनजू दिया गया है, तो सुनजू टिक कर देना। तो ये आर्ट ऑफ वॉर किसकी बुक है, सुनजू की बुक, पहला क्वेश्चन बन गया यहीं से। अगर पूछ ले कि आर्ट ऑफ वॉर किसके बारे में थी और 4 स्टेटमेंट दे दे, तो आपको पता चल गया आप किसके बारे में थी, साइकोलॉजी और परसेप्शन के बारे में थी। ठीक है, फिर चाइना एक पैसिफिस्ट कंट्री है। पैसिफिस्ट क्या होता है, पीसफुल। चाइना एक पीसफुल कंट्री है और वो कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। भाई क्यों नहीं करती, इंडिया चाइना का वॉर चलता रहता है, तो आर तो नॉट करेक्ट हो गया और ए करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि हमको जुडिशियल रिव्यू और ये सब के जो एटलीस्ट यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, तो ये तो हमें पढ़ना चाहिए कि उनका जुडिशियल रिव्यू आया कब था। लेकिन हम नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली कोई पढ़ाता भी नहीं है। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे। क्यों डिफिकल्ट, और क्योंकि इसमें आपको ईयर पूछ लिया है कि किस साल में यूएसए में जुडिशियल रिव्यू आया था। आर्टिकल पूछ लिया था, फिर थोड़ा हम पढ़ सकते थे कि आर्टिकल 3 में है ये जुडिशियल रिव्यू, ये भी याद रख लो। और 3 में है, और 3 में ही ये 803 में ये आया है। तो देखो इसका ये 3 और ये 3 कितना ईजी हो गया ना याद रखना। आर्टिकल 3 में है और 803 में आया है जुडिशियल रिव्यू यूएसए में, तो दोनों ही एक जैसा हो गया। और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, कोइंसिडेंस है कि इसमें 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो यूएसए का हम बिल ऑफ राइट्स पढ़ते हैं, ये तो पूछता ही है बिल ऑफ राइट्स किसने दिया था, कब दिया था, इसकी डेट भी पूछता है 1776 जब यूएसए को आज़ादी मिली थी। तो बिल ऑफ राइट्स में पहले 10 अमेंडमेंट आते हैं, तो वो अमेंडमेंट याद रख लेना। और आर्टिकल जो है इसके कम से कम पहले 10 आर्टिकल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के याद होने चाहिए। और अमेंडमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछता है कि स्लेवरी कब अबॉलिश हुआ था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यूएसए में जो स्लेवरी था उसको अबॉलिश करने के लिए 13th अमेंडमेंट लाया गया था। तो मैंने आपको ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए इसी क्वेश्चन के आसपास के, जो आपके FIQ में आ सकते हैं। और अच्छा तरीका बताऊं इसका ईयर और आर्टिकल याद करने का। यूएसए में कितने आते हैं, 1 2 3। यूएसए जब हम लिखते हैं तो 3 लेटर का ये वर्ड होता है, और देखो 3 से ही हमारा कितनी सारी ट्रिक बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएसए लिखते हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं और आर्टिकल 3 है, और ये 803 है, 1803 है सॉरी। और तो और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो भी 13 है, उसमें भी 3 आ रहा है, स्लेवरी जब अबॉलिश हुई थी। तो एक चीज से आपको इतना याद है, 3 के साथ को 3 का अच्छा नाता होगा। ठीक है, अभी कोल्ड वॉर के पीरियड थे और इनको फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। मतलब जो सबसे लेटेस्ट इवेंट है वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पुराना इवेंट कोल्ड वॉर का है वो सबसे आखिरी में आएगा। तो अगर आपको ये पता है कि सबसे पुराना कौन सा है या सबसे नया कौन सा है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ जो इनमें से सबसे पुराना इवेंट है वो है कि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था हंगरी का, तो वो हुआ था आपका 1956 में। ठीक है, तो ये सबसे पुराना है। अगर मैं सबसे लेटेस्ट की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट आपका बी होगा, कम्युनिस्ट चाइना ने यूएन को ज्वाइन किया था। और वो कब किया था आपका, इसने किया था 1971 में, जब इंडिया बांग्लादेश वॉर चल रहा था। तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट करके इसको याद रख लो कि एक तरफ इंडिया बांग्लादेश लड़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइना यूएन के पास जा रहा था, क्योंकि उसको डर था। ये एक ट्रिक है, याद करने की कहानी है, कि जब इंडिया बांग्लादेश वॉर चल रहा था, और इंडिया बांग्लादेश वॉर में क्या हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, और इंडिया पाकिस्तान के बाद इंडिया का दूसरा दुश्मन कौन है, चाइना, राइट। तो उसको चाइना को लगा कि इंडिया अभी पाकिस्तान से लड़ रहा है, और पाकिस्तान से लड़ने के बाद अगर मेरे से लड़ने लग गया तो क्या होगा। तो वो चाइना क्या करता है, 1971 में यूएन ज्वाइन कर लेता है, उसकी शरण ले लेता है कि भाई इंडिया से बचने के लिए। अब ये सच बात नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, एक आप बोल सकते हो इमेजिनरी कहानी है, जिसमें मैंने आपको एक 1971 ईयर याद कराया एक कहानी के थ्रू। ठीक है, तो अभी थोड़ी बहुत कहानी से हमें जल्दी याद रह जाएगा कि भाई चाइना ने यूएन को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा था, तो बांग्लादेश की वजह से, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो अब चाइना से भी लड़ सकता था, तो चाइना डर गया और यूएन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सोवियत ने हंगरी को कब किया, फिर 56 में। ठीक है, 56 का सीना होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जो भूखे लोग होते हैं उनका 56 का सीना कभी हो ही नहीं सकता। तो 56 इंच का सीना किसी का होता है जो तगड़े ताजे होंगे, जो भूखे होंगे, हंगरी होंगे, उनका तो 56 इंच का सीना हो ही नहीं सकता। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 56 से याद रह जाएगा आपका। 6 डे वॉर, जो देखो जितना ईयर में याद करा सकती हूँ ट्रिक से वो करा दूंगी, लेकिन सारे ईयर याद करवाने की ट्रिक तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, 1967 में आपका 6 डे वॉर हुआ। अब 6 डे वॉर है तो छः छः बीच में आ ही रहा है, 6 दिन का वॉर है ना, तो 6 और 7,
तो मान लो कि 6 डे वॉर था और 7वें दिन पे वो खत्म हो गया, तो इसको 67 से हम याद कर सकते हैं कि 6 दिन का वॉर था और वो 7वें दिन पे खत्म हो गया। 6 दिन का था तो 7वां दिन आएगा तो खत्म हो गया, तो 6-7 हो गया इसका। अपोलो 11 कब आया, मून पे ट्रैवल हुआ, ये आपका 1967 में हुआ था ये भी, पर इसका बस मंथ अलग है, ये अक्टूबर में हुआ था और ये आपका जून का है दोनों का ईयर सेम बट मंथ अलग है, तो इन्होंने मंथ के हिसाब से भी डाल दिया है। तो जून पहले आता है तो ऑब्वियसली जून वाला आपका नीचे नीचे की तरफ से पहला आएगा, और अगर ऊपर से 6 डे वॉर पहले आएगा। फिर लास्ट अगर याद करें, यूरी गेरेगियन जो पहली पर्सन बनी थी स्पेस पे जाने वाली, वो बनी थी 1961 में। अब इसका कोई ईयर याद करने का नहीं है, इसमें आप थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो कि जब इंडिया चाइना वॉर 62 में हुआ, इंडिया चाइना वॉर, तो उससे 1 साल पहले वो गैरिगन स्पेस में गई थी। तो ऐसा आप कहानी थोड़ा, लेकिन ऐसे याद भी नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल है कि हम इंडिया चाइना वॉर याद रखें फिर उससे यूरी गैरिगन याद रखें। हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके सबको ईयर याद रख लो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप खुद से लगा ही लोगे, सबसे पुराना फिर उससे पुराना फिर उससे पुराना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर, BEDAC। ठीक है। अब पीस ऑफ वेस्टफेलिया है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें पता होता है कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुई थी, पर हम इतना वो याद नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, मंथ याद नहीं करते हैं, तो अक्टूबर में हुई थी, ये याद रख लेना। ठीक है, और ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया कब क्यों हुई थी, क्योंकि 30 साल का जो वॉर था, 30 ईयर वॉर्स, कब से कब तक, 1618 से लेकर जो शुरू हुआ था और 1648 तक, ये 30 साल ये युद्ध चला, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। तो 1648 में खत्म हुआ ये युद्ध, और तब जाके हम इसको 1648 में याद किया था, और ये अक्टूबर में हुआ था। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर ये याद रहता है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, अक्टूबर भी याद रख लेना। ठीक है, ये अक्टूबर इंपॉर्टेंट ईयर है इस केस में। अब इसको कोई ट्रिक नहीं है, अपने आप से याद रख लेना। या जहाँ तक मुझे याद है, वरुण धवन की एक मूवी आई थी, वो अक्टूबर ही थी या सितंबर थी, पता नहीं, अक्टूबर थी शायद, तो वो पीसफुल, बहुत पीसफुल ये थी, मूवी थी, तो वैसा कुछ याद रख लो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये याद रखना, ये याद रखना, और इसके अलावा अगर आपका फ्यूचर में, तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया एक बार गूगल पे सर्च करके उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो अगर अगली बार पीस ऑफ वेस्टफेलिया से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, मतलब इसके आसपास के तो क्वेश्चन आप पढ़ ही लो कि इसमें क्या क्या आउटकम्स आए थे, जैसे सबसे पहली बार सॉवरेनिटी जो वर्ड था वो यहाँ पे यूज हुआ, तो ऐसे कुछ 2-3 चीजें। तो ऐसे कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था इतने बड़े लेवल पे, बेचारे पंजाबियों को और सबको, सिखों को मारा गया था, तो उसको इन्होंने बोला कि जलियांवाला बाग मैसेकर है ना, एक मॉन्स्टरस एक्ट था, बहुत मॉन्स्टर मॉन्स्टर जैसे करते हैं ना, मॉन्स्टर से भी गंदी भद्दी हरकत की थी। ठीक है, तो ये किसने कौन से पीएम ने, ब्रिटिश पीएम ने भी बोला था उस टाइम, ऑल्दो ये पीएम नहीं थे उस टाइम, ये SOS थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम, लेकिन ये बाद में ब्रिटिश पीएम बने, तो ये इनका नाम था विंस्टन चर्चिल, तो जो कि सबसे फेमस है इन चारों में से, ये हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने ये 1920 की बात है जब इन्होंने ये बोला था हाउस ऑफ अपने कॉमन्स में, अपने सबके सामने बोला था, लोकसभा जो है जैसे, तो ब्रिटिशर्स की लोकसभा में उन्होंने ये चीज़ बोली थी जब वो पीएम बन गए थे, कि सबसे बुरा इंसिडेंट जो मुझे अपनी लाइफ का लगा वो जलियांवाला बाग था। तो अब इसके आसपास के कोई इवेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो, नेक्स्ट टाइम आ जाए तो मतलब करेक्ट होना चाहिए। जनरल डायर ने किया था, बस इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा किसने किया कब किया वड़ा है वो। देन आपका फॉरेन कंट्री जो के एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया था जब वो सऊदी अरेबिया में थे 2017 में, और ये प्राइम मिनिस्टर वो कौन सी कंट्री के थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये आपका है, आपके इसमें क्या था, 4 नवंबर 1927 आपका था लेबनान, हाँ लेबनान था। तो लेबनान में ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये ये ना सऊदी अरेबिया गए हुए थे। ठीक है, भाग के या किसी काम से सऊदी अरेबिया गए थे, और जब ये सऊदी अरेबिया में बैठे थे, अपने किसी काम से गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे अपने कंट्री में नहीं रिजाइन किया। उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, साद, इनके पीएम का नाम जो है साद हरीरी, हरी हरीरी। तो हरी तो आप ऐसे याद कर लो कि हमारे यहाँ पे जो होते हैं जो आप में भगवान हरि भगवान बोलते हैं, हरि बोलते हैं ना, हरि ओम वाला हरि, तो वैसा, तो ये साद हरी थे। ठीक है, इन्होंने ये क्या किया, ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने 2017 में जब ये सऊदी अरेबिया गए थे, वहीं से बैठे बैठे रिजाइन कर दिया कि मैं लेबनान वापस ही नहीं आ रहा, मैं पीएम ही नहीं हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इतना डर गए थे, क्योंकि इनके पास पता नहीं कहाँ से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि आपका असैसिनेशन होने वाला है, आपको मार दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने वहीं बैठे बैठे रिजाइन कर दिया, वो लेबनान वापस ही नहीं आए। तो ये 2017 की ही बात है, लेबनान की बात है।
तो अब ये तो आपकी बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि देखो ये दो किताबें तो आप हमेशा पढ़ते हो, हैंस कोहेन की भी मैंने याद करा रखी है, जॉन मियर शैबर, ये दो लोग हैं जो नए आए हैं पहली बार। ठीक है, तो इन दो लोगों की भी याद कर लेंगे। जॉन मियर शैबर का आपको पता है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ए में एक में ही था, तो ये हम इसको सबसे इजी क्वेश्चन बोलेंगे। हाँ, बाकी तीन की वजह से आप थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हो, लेकिन आपको एक भी पता है तो आंसर निकल रहा है, तो फिर हम क्यों मुश्किल क्वेश्चन बोले, बेचारे एनटीओ वालों को क्यों परेशान करना, नहीं कि मुश्किल पेपर दिया। मतलब था मुश्किल ऑब्वियसली, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। तो वुल्फ की जो किताब है आपकी वो है इम्पीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशन। देन आपकी जो हाइस की किताब है वो आपका नेशनलिज्म एंड लिबर्टी, एंड हंस कोहेन की आपकी एसेज ऑन नेशनलिज्म। सो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको 2-3 बार ही रट लेना, ऐसे कोई एज सच आपके पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, हंस कोहेन की नेशनलिज्म एंड लिबर्टी है, सॉरी बी का 3 है ना, तो ऐसा ही मतलब आप देख लो, ऑप्शन देख लो और इसको मैच कर लो हिसाब से। इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा, तो आपको याद रह जाएगा। हंस को इनकी आप ऐसे याद रख सकते हो कि हंसों का जो जोड़ा होता है, हंसों का जोड़ा देखा है ना, वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? हंसों का जोड़ा हम बोलते हैं ना, फ्रीडम, पीस, ये सब को सिग्निफाई करता है। तो फ्रीडम से एक सिनोनियम हम बोलते हैं लिबर्टी। तो हंसों का जोड़ा सिग्निफाई करता है कि दो हंसों का जोड़ा है वो लिबरल है, लिबर्टी है। तो इससे आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, बाकी दो आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लो, या इसको जैसे भी। हाइस की आपका एस से, और वुल्फ का आपका इम्पीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशन। इम्पीरियलिज्म नेगेटिव वर्ड है, और वुल्फ भी नेगेटिव वर्ड है, वुल्फ। ठीक है, वो खा जाता है ना वुल्फ सबको, तो नेगेटिव नेगेटिव वाला दोनों एक साथ हो जाएगा, ऐसा करके कुछ। हाईएस का आपका एसेज है, एसेज हाईएस, तो इसमें भी वाई आ रहा है, इसके इसमें भी एसेज में भी वाई आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एस वाई एस वाई एस, तो इसको थोड़ा इमेजिन कर लो। ये पूछा नरसिम्हा राव कहाँ से इलेक्शंस जीते थे। अब ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको इतना पता है ना, नरसिम्हा राव कोई साउथ इंडियन नाम है, साउथ इंडिया के थे। ठीक है, तो साउथ इंडिया से ही इलेक्शन जीते होंगे। इन चारों में से एक ही स्टेट है जो साउथ इंडियन है, वो है आंध्र प्रदेश। तो अगर आंध्र प्रदेश करते उस तरीके से आप कॉमन सेंस लगाते तो आंसर निकल आता। ओडिशा महाराष्ट्र का तो पता नहीं चलता, लेकिन आंध्रा से पता चल जाता नरसिम्हा राव का। और वैसे भी नरसिम्हा राव तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1991 से 1996 के कार्यकाल में। तो एटलीस्ट आपको अपने थोड़े बहुत पीएम्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट से हैं। तो ये तेलंगाना से थे, वही आंध्र प्रदेश उस टाइम, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये आंध्र प्रदेश आ रहा था, तो यहाँ ऑब्वियसली जहाँ से वो है वहाँ से तो वो इलेक्शन जीतेंगे ही। तो ये भी हम इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते। बाकी आप इन तीनों को याद कर लो, और इसका ऐसा नहीं कि आप सारे प्राइम मिनिस्टर कौन सा प्राइम मिनिस्टर कौन सा इलेक्शन, मतलब कहाँ से इलेक्शन जीता, वो याद करने बैठ रहे हो। वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम इतना सारा याद करने बैठेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 10 यूनिट है, पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 की भी बाकी 9 यूनिट्स पढ़नी है। तो इस पर टाइम वेस्ट मत करना। एटलीस्ट इससे आप बस, FIQ इससे बन सकता है, और मैं आपको बता भी दूंगी। FIQ यही बन सकते हैं कि आगे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो मेजर मेजर फिगर्स है, उन्होंने कब कहाँ से इलेक्शन जीता, इंदिरा गांधी ने कहाँ कौन कौन से स्टेट से जीता, कब जीता, मतलब उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो वो इतना सारा याद रखने का मतलब टाइम भी नहीं है, याद हो भी नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो आप ऐसे कॉमन सेंस ही लगा सकते हो कि कौन सा पीएम कहाँ से होगा, तो वो कहाँ से जीता होगा, थोड़ा बहुत मतलब अनुमान। इमरजेंसी लगी 1975 में। पहला प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? यही जहाँ से मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, मिरांडा हाउस में, ऑब्वियसली वहीं हुआ। और ज़्यादातर प्रोटेस्ट आज भी DU में ही होते हैं, या JNU में होते हैं। तो DU इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल। तो जिसको नहीं पता तो उसको याद रहना चाहिए थोड़ा सा। एंड हना अरेंट ने एक बुक लिखी थी, ह्यूमन कंडीशन, सबको पता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो जाएगा कि ह्यूमन कंडीशन किसने लिखी है, जो कि याद रहता है, PYQ में कितनी बार आया है। उसमें उन्होंने लेबर वर्क और एक्शन की थ्योरी भी दी थी, ये भी याद रहना चाहिए। MS को हमेशा लावा से याद कराती हूँ, लावा, लावा निकलता है ना, तो LWA, तो ये इसका सीक्वेंस भी रहता है, लेबर होता है, फिर वर्क होता है, फिर एक्शन होता है। तो अब जो लावा है उसमें जो लेबर वर्क और एक्शन का मीनिंग पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो आप इसको कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से वैसे नहीं निकल पाएगा, अगर थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा है तो आपका आंसर निकल सकता है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वर्क जो है क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है आर्टिस्ट की या क्राफ्ट्समैन की, ऑब्वियसली। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है उसको हम वर्क बोलते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट कर रहा हो, क्राफ्ट्समैन कर रहा हो। ठीक है, तो ये वर्क आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्शन क्या होता है, जो आपका ये है लेबर वर्क और एक्शन। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन आपकी हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, हाईएस्ट ही है, क्योंकि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। तो एक्शन को वो हाईएस्ट एक्टिविटी मानती है हैना अरेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि सबसे स्लो, मतलब ये सबसे लीस्ट बोल लो आप, लीस्ट एक्टिविटी, और ये हाईएस्ट।
ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, ये सीक्वेंस रहेगा, हाईएस्ट यहाँ पे आएगा, तो एक्शन को हाईएस्ट मानती है, ये सही है, जिसमें आप पब्लिक इंटरेक्शन करते हो बिटवीन इक्वल सिटीजन। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि अलग इक्वल सिटीजन के बीच में पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसको ये भी सही है, ठीक है, तो जो जो सही है एटलीस्ट उतना याद रख लो, रट लो, कुछ भी करो, समझ लो, या जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। देन आपका बचा ए बी हो गया, सी सी देखते हैं, ए बी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सी देखते हैं। एक्शन बिलोंग्स टू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। अब एक्शन जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी वो कहीं अपने एक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने बताया था कि एक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, तो सी होगा। और एक्शन एक्टिविटी होती है जिसमें हम फ्रीडम ऑफ थॉट को डिनाई कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ थॉट छीन लोगे, क्योंकि वो हाईएस्ट एक्टिविटी है, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। तो अगर आप डी भी एलिमिनेट कर देते कि डी सबसे नेगेटिव साउंड कर रहा है, तभी भी आपका आंसर आराम से निकल जाता, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा किंतु परंतु की जरूरत नहीं थी। अगर आपको नहीं भी पता, डी ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ रहा है कि सबसे क्यों क्यों है हैना एरेंट नेगेटिव चीज को प्रमोट करेंगी, ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं तो। देन लेबर जो है लोएस्ट लेवल होता है, मैंने आपको बोला ये हाईएस्ट है एक्शन, तो एल से लोएस्ट, एल से लेबर। लेबर तो वैसे ही, लेबर को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको तो सबसे लोएस्ट माना जाता है, उनके साथ तो अच्छा सा ट्रीटमेंट भी नहीं करते हम। तो एल से लेबर, एल से लोएस्ट, एंड लोएस्ट जो है, और ये सिर्फ यहाँ पे हमारी किसकी बात आती है? फिजिकल नीड्स की बात आती है, जैसे अब्राहम मास्लो का था ना, उससे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो। तो ए बी सी ई को याद कर लो, डी को याद मत रखो। अब डी तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, अगर दोबारा रिपीट होता है सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप टाइम मशीन में जाओ और डी ऑप्शन करेक्ट हटा दो, लेकिन ए बी सी ई को रट लो, ठीक है। किसका क्या मीनिंग है? एक्शन के देखो दो मीनिंग है, तो दोनों मीनिंग रट लो, ठीक है। एक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट है, हाईएस्ट एक्टिविटी है। वर्क जो है आपकी, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन करते हैं। लेबर आपकी सबसे लोएस्ट एक्टिविटी होती है, फिजिकल नीड्स होती है, खत्म। अब ऑस्ट्रेलिया का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर की संख्या तो 150 है इस आंसर के अकॉर्डिंग, वैसे अभी प्रेजेंट संख्या 151 है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 151 की 185 है, तो ये है। अब जैसे फ्रेंच सेनेट का पूछ लिया था अभी इससे थोड़ी देर, अब जो पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको फ्रेंच सेनेट का कराया था, तो बस जो एटलीस्ट पेपर में है उतना याद कर लो। अब इससे FIQ यही बनेगा कि सारी कंट्रीज की, या जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एशिया की, या जिससे इंडिया थोड़ा बहुत भी डील करता है, उन सबके हम लोक उनकी जो लोकसभा है या जो उनकी राज्यसभा है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उनकी भाषा में बोला जाता है, उनके सबके मेंबर्स याद करें, तो जो कि फिजिबल नहीं है और हमें करने भी नहीं चाहिए एक क्वेश्चन के लिए दिमाग खराब करना। क्योंकि आपको देखो 150 क्वेश्चन है, 150 में 10 क्वेश्चन भी अगर खराब आते हैं, 10 क्वेश्चन भी मुश्किल आते हैं, फिर भी आपके पास 140 क्वेश्चन तो है ना करने के लिए, और 140 तो क्वेश्चन कभी कट ऑफ जाती भी नहीं है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन के पीछे दिमाग खराब नहीं करेंगे, जो ऑर्बिट आएंगे 30 क्वेश्चन भी ऑर्बिट आ जाए 130, तो फिर आप ठीक कर पाओगे। फर्स्ट ARC कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ARC कब आया था? फर्स्ट ARC आपका 5 जनवरी 1966 में आया था। तो 66 डेट हमें याद रहती है, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, गवर्नेंस जो आपकी यूनिट है उसका पार्ट है, और आपको एग्जैक्ट डेट आपके जो भी जहाँ से भी आप पढ़ते हो, जो भी मटेरियल पढ़ते हो, तो हर कोई कोचिंग वाला ये करवाते ही है। तो 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई के द्वारा ये फर्स्ट ARC आया था, और बाद में इसकी जगह कौन आ गए थे? मोरारजी देसाई की जगह के हनुमंथे आ गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और फिर सेकंड ARC कब आई थी? तो सेकंड ARC का भी एकदम एग्जैक्ट, अब फर्स्ट ARC का पूछ लिया, अगली बार सेकंड ARC का पूछ सकता है, जो आपका FIQ हो जाएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। तो ये आपका 1 अप्रैल 2009, ठीक है। ये 66 है, ये 2009 है, और इसका भी कब? 1 अप्रैल। अप्रैल फुल बना दिया सेकंड ARC को, अप्रैल फुल बना दिया हमने 1 अप्रैल को, ठीक है। इसमें कौन थे? वीरप्पा मोली थे। वीरप्पा मोली को बाद में किसने रिप्लेस किया था? रामाचंद्रन ने रिप्लेस किया था। तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि हनुमान जी है और यहाँ पे राम जी है, तो दोनों को रिप्लेसमेंट दोनों का भगवानों के नाम से ही हुआ है। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त है, तो उनको भक्त को पहले रखा जाता है, फिर राम जी को रखा गया है, ठीक है। क्योंकि भगवान वो खुद ही बोलते हैं ना कि उनके भक्त के बिना कोई भगवान नहीं है, तो हनुमान जी पहले आएंगे, फिर राम जी आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ARC में, ये सेकंड ARC में। और ये जो ओरिजिनल वाले हैं जो शुरू शुरू में बने, ओ शिट सॉरी ये थोड़ा ग्लिच हो गया, तो जो शुरू शुरू में बने वो तब याद रख लो, मोरारजी देसाई, एक मौली जी है, खत्म। अब जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था वो किस किस के बीच में साइन हुआ था? हमें पता है PM शास्त्री थे उस टाइम ऑब्वियसली, और उनके ताशकंद में डेथ भी हो गई थी। 10 जनवरी को उन्होंने साइन किया था, लाल बहादुर शास्त्री, और किसके साथ किया था? तो प्रेसिडेंट अयूब खान थे पाकिस्तान के, उनके साथ किया था, तो ये सही है, ठीक है। एंड ताशकंद डिक्लेरेशन जो क्यों की गई थी? ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लास्टिंग पीस स्टैब्लिश कर सके कि भाई अब इंडिया और पाकिस्तान ना लड़े। इरादा तो उनका वही था, लेकिन अभी तक लड़ रहे हैं, पर शास्त्री जी की ये यही था। सो ये आपका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, और इस पर्पस के लिए हुआ, बिकॉज क्यों किया गया था? बिकॉज ये था पर्पस, तो ये सही है। ए और दोनों ही करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसमें कुछ FIQ नहीं है,
बस आप ये याद रख लो कि नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं कि किसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने शास्त्री के साथ साइन किया? तो अयूब खान थे। या फिर आपको चार ऑप्शन बोल बना देगा और ये डेट पूछ लेगा, एग्जैक्ट डेट बताओ। क्योंकि एग्जैक्ट डेट क्यों पूछेगा? अब आप ये नहीं बोल सकते पेपर में जाके कि मैं हम भैया एग्जैक्ट डेट पूछ ली। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू में ऑलरेडी है, तो एटलीस्ट पीवाईक्यू में आपको एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है 10 जनवरी 1966, तो आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो एग्जैक्ट डेट लिखी है वो तो याद रहे। और फिर आप ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ये तो आप खुद से बता सकते हो, पीवाईक्यू है। आप इसको मतलब क्या कर लो, पॉज कर लो सॉरी वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके देख लो। तो डी ऑप्शन चाहे नहीं दिख रहा, इन तीनों में से आपका एक आंसर है, सोच लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ABC। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर इसके लीडर होते हैं पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट रियल बॉस नहीं होता, कौन होता है रियल बॉस? पीएम रियल बॉस होता है। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा, तो नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो दोनों ही गलत है, तो एबीसी करेक्ट था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये 100 क्वेश्चन का हमने खत्म कर लिया और हमने सेंचुरी मार ली है। हम अब विराट कोहली बन चुके हैं, सो वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। अब आ जाते हैं 101 का शगुन लेके 101 क्वेश्चन पे। ये है आपका सच्चिदानंद सिन्हा का, जो कि अब बचे कितने क्वेश्चन? 101 से आपका 150 तक बचे, जो कि 50 क्वेश्चन, जो कि हम सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ। थोड़ा थक गए हैं तो रेस्ट लेते हैं और आपको भी रेस्ट देते हैं। ये रिवाइज कर लेना और रट लेना और पार्ट 1 जरूर से देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।